वेल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में ज्ञान भाई आरजी सर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट होगा सब कुछ। और इंग्लिश के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करिए, जितने भी लोग हैं हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी जितने भी हैं। देखिए, चूंकि ये क्लासेस जो चलेंगी हमारी, वो हमारे उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हैं। मतलब जो यूपी बोर्ड से होकर इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, कैसे हम इंग्लिश को लिखें और कैसे हम इंग्लिश को बोल सकते हैं। ये सारी बातें अगर उस बेसिक कंसेप्ट को आपको, जो कंसेप्ट आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उस बेसिक कंसेप्ट को आपको मालूम है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी आप इंग्लिश ना बना सके। जितने भी हिंदी के शब्द हैं, जो हिंदी के वाक्य होंगे, उन सभी के आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बना लेंगे। हाँ, एक चीज आपके माइंड से मैं निकाल कर रहूंगा, ट्रांसलेशन का कीड़ा। ठीक, तो ट्रांसलेशन में निकाल दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक, पैराग्राफ क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन को आपको रीड करना पड़ता है, उन पैराग्राफ क्वेश्चन को हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, पैराग्राफ क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, छोटी चीजें हैं। अगर आप इन बेसिक चीजों को जान जाओगे तो पैराग्राफ क्वेश्चन यूं चुटकी बजाओगे और सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, इंग्लिश। ठीक, अब हम बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश में कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं। वो बेसिक यूनिट कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल बाय डिटेल बताएंगे। बट लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। क्यों? कि जो भी क्लासेस चलेंगी वो बेसिक से चलेंगी। और जितने भी हमारे बच्चे हैं, डिफरेंट बोर्ड के अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते तो हैं, लेकिन उनका पर्पज होता है एक तरीके से एग्जाम निकालना। और वो ये नहीं सोचते कि हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम निकालना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। उसके आगे जो मेन स्टेज होता है एज अ इंटरव्यू, उसको आपको पार करना होता है। तो वो आपका कैसे पार होता है, उसमें इंग्लिश अप्रूव्ड होती ही है। आपको इंग्लिश में जानना ही जरूरी है। क्योंकि एग्जाम, जो रिटन एग्जाम होता है आपका, OMR बेस्ड सीट होता है, उसमें भी आपको टिक करने पड़ते हैं। वो टिक आप कैसे करोगे? जब आप वो कंसेप्ट जाने रहोगे इंग्लिश के सब्जेक्ट का, तभी आप टिक करो। कैसे पता चलेगा आपको नाउन की गलती कहाँ पर है, प्रोनाउन की गलती कहाँ पर है, या करेक्शन ऑफ सेंटेंस कहाँ पर है, फ्रेज का क्या करेक्शन हो सकता है। अधिकतर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फ्रेज के रिलेटेड होते हैं। ये सारी चीजें मैं बैक, जो मेरी क्लासेस नेक्स्ट टाइम आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको मिलेगा, उन सभी में धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा क्या चीजें, कहाँ पे गलती आप करते हो, कैसी कौन सी गलती हो सकती है, मिस्टेक कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है। ये सारी चीजें मैं वन बाय वन बताता रहूंगा। बट इंग्लिश की जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी हर चीज की नींव होती है। एक अगर आपका जड़ होगा तभी तो आप पेड़ खड़ा होगा। तो बस वैसे ही नींव अगर स्ट्रांग रहेगी तो आप इंग्लिश अच्छे से लिख लोगे, बोल लोगे, सीख लोगे और सब कुछ कर लोगे। देख, और बहुत ही अच्छी वाली, ऐसी नहीं, आप अच्छे से बोल लोगे, सीख लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश की कुछ बेसिक स्टेप है। ठीक, यू नो, फर्स्ट स्टेप इज बेसिक स्टेप, बेसिक यूनिट। बेसिक स्टेप मीन्स बेसिक यूनिट। इंग्लिश की कुछ बेसिक यूनिट्स है। अब वो यूनिट कौन कौन सी है? लेटर, यानी अक्षर। बेसिक यूनिट कौन सी? अक्षर। जैसे हम हिंदी में कहते हैं का खा गा, एक अक्षर है। ठीक, वैसे इंग्लिश में हमारे लेटर्स में भी, हमारी इंग्लिश में बेसिक यूनिट जो होती है वो लेटर होती है। लेटर जैसे A B C D ऐसे होते हैं। ठीक, आप ये होते हैं जो का खा घा, ये हमारे क्या है? अक्षर हैं। और ABCD हमारे क्या? लेटर्स हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज, कि जो हमारे का खा घा होते हैं, जैसे आपने लिखा का, ठीक, आपने लिखा का, एक मिनट,
आपने लिखा का। अब इसकी आपने, कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में आते हैं के ए लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ मीनिंग, दिस इज नॉट अ मीनिंग ऑफ अक्षर का की ये मीनिंग नहीं है, ये कोई अर्थ नहीं है का। हिंदी में जो शब्द होता है उसका कहीं ना कहीं अर्थ होता है, ठीक। लेकिन इंग्लिश में सेंस काम करते हैं, अर्थ नहीं काम करता। इंग्लिश में हर किसी वर्ड के, हर किसी पार्टिकुलर सेंटेंस का एक सेंस होता है, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है, एक अर्थ होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका एक ये का जो है ये प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम यूज करते हैं एज अ प्रोनाउंसिएशन के रूप में, ना कि कोई मीनिंग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस बेसिक डिफरेंट होता है, जो हालांकि कई सारे बच्चे भूल जाते हैं, छूट जाता है उनका, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये हमारे क्या हो गए लेटर्स, ठीक। ये हमारे क्या लेटर्स हैं, इनको आप बेसिक, यही आपके बेसिक हैं। इन्हीं से मिलकर आपका सेकंड स्टेप जो होगा, बेसिक के 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप के सिवाय पांचवा कोई स्टेप ही नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उतने पे ध्यान दो, 4 स्टेप के सिवाय पांचवा कोई स्टेप नहीं है। अगर कोई कह दे कि पांचवा स्टेप है, तो पांचवा स्टेप होता ही नहीं है। सीधा आप उससे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, ये सारे चारों स्टेप जब आप जान जाओगे, तो जो आगे के क्लासेस होंगे आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ यही चार चार स्टेप होते हैं जो इंग्लिश को कंस्ट्रक्ट करते हैं अच्छे से चलने में, ठीक है। तो चलिए सेकंड स्टेप हम आ जाते हैं, ये हमारा क्या होगा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप इज, यू नो दैट वर्ड, सेकंड स्टेप इज नो वर्ड। अब वर्ड आप लोग जानते ही हो, ठीक। यू नो वर्ड, वर्ड क्या होता है, अमूल्य वर्ड को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। वर्ड अगर आप नहीं जानते हो तो ये आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता अभी, ठीक। एक मिनट, हाँ वर्ड के बाद, वर्ड अगर आप नहीं जानते तो ये मान के चलिए आपको कुछ नहीं मालूम। वर्ड को आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे इस, ये कोई वर्ड नहीं है, क्या है, एक अक्षर है, किस चीज का, हिंदी के, हिंदी, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक। और वर्ड क्या है, वर्ड मीन्स शब्द, वर्ड मीन्स शब्द, यानी दो या दो से अधिक अक्षरों को मिला के शब्द बनते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आ जाए तो मोर, वन आर मोर देन टू लेटर्स कंबाइंड, टू लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। जो दो या दो से अधिक लेटर अगर मिल जाए तो क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। ये डिफरेंस याद रखना। जैसे आप जो भी वर्ड्स लिख सकते हो, जैसे चेयर, पेन, जैसे मैंने बोला पेन, ये पेन है, तो पेन क्या है, पी ई एन, पेन। इसमें कितने लेटर्स, 3 लेटर्स, 3 लेटर्स का एक समूह है जिसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। ऐसे हम बोल दे कलम, 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 3 अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसमें जिसको हम कहते हैं कलम, यानी एक शब्द है। हिंदी में शब्द का एक अर्थ होता है, लेकिन इंग्लिश में हर एक वर्ड का एक सेंस होता है, ठीक है। ये बहुत ही माइन्यूटली बातें हैं जो आपको इंग्लिश, जब आप इंग्लिश फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही सहायक काम करेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। से और सार्थक और निरर्थक दो चीज का होता है। हिंदी में 2 तरीके के शब्द होते हैं, एक तो सार्थक होता है, दूसरा कौन सा, निरर्थक। ठीक है, सार्थक शब्दों का अर्थ तो होगा, लेकिन निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जैसे मैंने कहा कुर्सी उर्सी, तो कुर्सी का तो अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन उर्सी का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ऐसे गांव वाव, तो गांव का अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन वाव का अर्थ कोई अर्थ नहीं है, ठीक। ऐसे मेला वेला, तो मेला जैसे आम तौर पर भाषा में गांव में या अदर सिटी में, लगभग सिटी में बोले जाते हैं कि मेला वाला चला जाएगा, तो मेला तो समझ में आ रहा है, मेला अर्थ कुछ नहीं, तो ये भी निरर्थक शब्द में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो, ऐसे बहुत सारे अच्छे शब्द हैं जो जिसका अर्थ होता है, लेकिन इंग्लिश ऑलवेज कंटेन सेंस नॉट मीनिंग। इंग्लिश कभी अर्थ नहीं देता, केवल क्या देता है, सेंस देता है, एक भाव प्रकट करता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके सेकंड थिंग, ठीक है। ये क्या था, पेन था, ठीक। ये आप, ये इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और भी सारी चीजें होती हैं, जैसे गांव, ठीक, मकान, ठीक,
दुकान, ठीक, ऐसे ऐसे कई सारी चीजें लिख सकते हो, दुकान, पहाड़, पहाड़ कुछ भी लिख सकते हो, कपड़ा, मोती। देखो ये सारे क्या तुम्हें हिंदी के क्या है, शब्द हैं, इनको इंग्लिश में आप कर सकते हो, बदल सकते हो। कैसे? पहाड़ को क्या लिखते हैं? माउंटेन, माउंटेन, ठीक। कपड़ा, क्लॉथ, ठीक। मोती, मोती को मोती में रहने दें, ठीक। गांव को विलेज, ठीक। और क्या? मकान, मकान को हाउस, दुकान शॉप, ठीक। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, ये ये क्या है आपकी, ये वर्ड्स है। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। फॉर बेसिक, बेसिक के लिए सेकेंड स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड। अब चूंकि मैंने बताया आपको कि हर एक पहला स्टेप अपने पिछले वाले स्टेप से बना होता है, तो चूंकि ये बेसिक यूनिट्स यानी लेटर से मिलकर बना था हमारा ये वर्ड, ठीक। अब वर्ड से मिलकर देखो क्या बनता है, ठीक है। नहीं तो आप क्या होगा, आप सारी चीजें भूल जाएंगे जो भी मैंने पढ़ाया। तो थर्ड स्टेप यू नो द थर्ड स्टेप इज, तीसरा स्टेप क्या है? फ्रेज। इसको क्या कहते हो आप हिंदी में? वाक्यांश, ठीक। फ्रेज यानी वाक्यांश। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक। हाँ क्या था? फ्रेज। हाँ, फ्रेज की बात कर रहे थे। तो फ्रेज, फ्रेज मीन्स हिंदी में इसको वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। फ्रेज क्या, आपने हमें, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अपने पिछले वाले हर एक चीज से मिलकर बना हुआ है। तो पहले इसके ऊपर था, सेकंड स्टेप क्या था? वर्ड से मिलकर बना है, यानी टू आर मोर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक। यहाँ पे में हम लिख सकते हैं टू आर मोर वर्ड आर, दो या दो से अधिक शब्दों को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। बट बहुत ही माइन्यूटली चीजें बता रहे हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा, उसको अपने कॉपी में कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेज बेटा कोई सेंस नहीं रखता, फ्रेज का कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक। अब आप कहोगे अभी तो कह रहे थे आप शब्द अर्थ होता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, हिंदी में अर्थ होता है, इंग्लिश में सेंस होता है, ठीक है। हाँ, फ्रेज का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक। ये मीनिंगलेस होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, फ्रेज का कोई अर्थ नहीं होता है। ये जिस पार्टिकुलर सेंटेंस में मिल जाते हैं उस सेंटेंस को ये अर्थवान कर देते हैं, यानी ये किसी जब सेंटेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। फ्रेज का कोई पार्टिकुलर अर्थ तो नहीं होता, लेकिन हाँ जब ये किसी पार्टिकुलर सेंटेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तब इनका एक सेंस होता है, ठीक, उस सेंटेंस के लिए। हाँ वैसे तो ये कुछ नहीं है, वैसे समझ लो ये अर्थविहीन कह लो या मीनिंगलेस कह लो या सेंसलेस कह लो, कुछ भी कह लो, वे वैसे होते हैं। बट अगर इनका कोई सेंस होता है तो ये सेंटेंस में जब इन्वॉल्व होते हैं तभी होते हैं। क्योंकि क्योंकि इसमें क्रिया ही नहीं होती। अब क्रिया क्या होती है ये सब आगे अगली क्लास में हम बताएंगे क्या कैसे होता है, ठीक है। जानते हैं फ्रेज क्या है? आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, एक एक बुक का मैं नाम बता रहा हूँ, बुक के चैप्टर का, गर्ल विथ अ बास्केट, शायद ये है, एक नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। विलियम सी डगलस ने लिखा है ये लेटर, ये मतलब ये और अ गर्ल विथ अ बास्केट, ठीक। ये एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद भी दूंगा, और कैसे ये काम करेगा, जैसे मैं लिख देता हूँ अ गर्ल विथ अ बास्केट, अ गर्ल विथ अ बास्केट। अब ये क्या है, ये आप जानते हैं क्या है? ये फ्रेज है, ये पूरा आपको क्या है, ये फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज क्लॉज कहलाएंगे आपके, लेकिन सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आपको कोई काम का करना पाया जा रहा है नहीं। सेंटेंस क्या होता है, जब किसी किसी भी वाक्य जिसे हिंदी में आ जाए
तो किसी भी वाक्य में एक लास्ट में एक क्रिया होती है। हिंदी के वाक्य में लास्ट में एक क्रिया होती है, बट इंग्लिश में क्रिया हमेशा पहले आती है। ठीक, तो ऐसे ही और उसका क्रिया में किसी काम का करना पाया जाता है, या तो करना पाया जाता है होना, और ये करना यानी टू डू वाली क्रिया होगी या तो टू बी वाली क्रिया होगी। अब कौन सी टू डू वाली क्रिया है, कौन सी टू बी वाली, कौन इंट्रांसिटिव वर्ब है, कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब है, ये सारी चीजें आगे आपको मालूम होंगी, लेकिन उससे पहले उनकी बेसिक स्टेप जो आपको जानना जरूरी है वो आप मालूम कर रखिए। ठीक है, तो देखिए अगर बिठा बास्केट, ये क्या हमारा फ्रेज है। अब ये फ्रेज कैसे है अभी थोड़ी देर में आपको मालूम हो जाएगा, थोड़ी देर में। देखिए गर्ल विथ अ बास्केट, हाँ ठीक। फ्रेज लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तो एक फ्रेज आता है, एक होता है विथ प्रीपोजिशन वाले फ्रेज होते हैं। ठीक, दूसरा होता है विदाउट प्रीपोजिशन वाले फ्रेज। विदाउट प्रीपोजिशन वाले फ्रेज, विथ प्रीपोजिशन वाले फ्रेज और विदाउट प्रीपोजिशन वाले फ्रेज में बहुत ही कम माइन्यूटली अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए जो विदाउट प्रीपोजिशन वाले फ्रेज होते हैं उसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन नहीं लगे होते हैं। जैसे बेसिकली जैसे मैं बोलता हूं मकान के पीछे, मेरे घर के सामने एक दुकान, मेरे घर के सामने एक दुकान, तो ये मेरे घर के सामने एक दुकान, एक दुकान यहाँ तो विदाउट प्रीपोजिशन वाला है, लेकिन घर के सामने के, जो घर के, घर घर में के सामने नाम का प्रीपोजिशन लगा, के सामने नाम का प्रीपोजिशन जो लगा हुआ है, ये क्या है आपका विद प्रीपोजिशन है। ठीक, तो जो विद प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा सेंटेंस सॉरी हमेशा फ्रेज में वो बाद में आता है, और जो विदाउट प्रीपोजिशन वाला होता है वो हमेशा वाक्य में पहले आता है। जैसे आप अगर लिखेंगे, जैसे अगर हम मैं लिखता हूं एक, जैसे मैंने लिखा एक गांव दुकान, एक गांव दुकान के सामने, कान के सामने, ठीक, एक गांव दुकान के सामने। ठीक, अब इसमें जो एक गांव है ये तो आपका विदाउट प्रीपोजिशन वाला है, इसमें कोई प्रीपोजिशन लगी है इसके पीछे कोई, में जैसे एक गांव में, एक गांव के किनारे, एक गांव के पीछे, ये सब लगा है कुछ नहीं। लेकिन हाँ यहीं पर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक गांव दुकान के किनारे, दुकान के पीछे के किनारे नाम का एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब ये प्रीपोजिशन क्या करता है कि फ्रेज, ये पहली बात तो ये जो दुकान के किनारे लिखा हो इनको हम विद प्रीपोजिशन वाला फ्रेज बोलेंगे। ठीक, क्योंकि इन इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस हमेशा अपने विदाउट प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस के बाद आता है। क्योंकि हम फ्रेज पढ़ा है तो इसे फ्रेज वाला सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे लिखा, अगर हम इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश को इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो बिना प्रीपोजिशन वाला जो सीधा ही लिखा हुआ है तो लिखेंगे गांव, गांव को विलेज में लिखिए। ठीक है, विलेज, दुकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, के सामने की इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ शॉप। ठीक, अ विलेज इन फ्रंट ऑफ शॉप, एक गांव दुकान के सामने। देखिए हिंदी में उसका सेंस वही आ रहा है, लेकिन बस इंग्लिश में थोड़ा परिवर्तन हो गया। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये आप प्रैक्टिस के ऊपर, आपके कैसे आप प्रैक्टिस करोगे करते हो उसके ऊपर है ना, कैसे आप प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर है। ये ठीक, ठीक है, कैसे आप प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज, क्योंकि आप लोग कई सारे ऐसे लोग हो जो अपने माइंड में उसका क्या करते हो, ट्रांसलेशन करते हो। सबसे खराब चीज है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी बहुत ही बेकार चीज। ठीक, बिकॉज यू आर मेकिंग अ ट्रांसलेशन इनटू योर माइंड, है ना, ऐसे तो करते हो, अपने दिमाग में पहले उसका ट्रांसलेशन बनाते हो, फिर उसको अपने खुरापाती दिमाग से उसको करना शुरू करते हो। ठीक, कहीं कहीं पे वो सही हो जाता है, कहीं पे आप अटक जाते हो।
ठीक, तो अटकते कहाँ हो? ये ट्रांसलेशन के खुरापाती दिमाग की वजह से। ट्रांसलेशन आपको सोचना ही नहीं है, इसीलिए तो मैं इतनी बेसिक चीजें बताना स्टार्ट किया हूँ। ये अगर आप स्टेप जान गए तो आपको कहीं भी किसी ट्रांसलेशन के बारे में सोचना समझना कुछ नहीं पड़ेगा। आप सीधा पढ़ाते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे। आप हम ठीक है, जो शब्द प्रीपोजिशन नहीं रखते हैं उनको हम सबसे पहले बोलते हैं। उन शब्द को, उन वर्ड्स को हम क्लैड वर्ड कहते हैं। ठीक है, और जो उनको हम बेयर वर्ड कहते हैं, और जो वर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन रखते हैं उनको हम क्लैड वर्ड कहते हैं। अब बेयर वर्ड क्लैड वर्ड क्या है? सेम थिंग यही है। अगर हम बेयर वर्ड लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, बेयर वर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं क्लैड वर्ड। ठीक, क्लैड वर्ड, बेयर वर्ड जो होते हैं प्रीपोजिशन नहीं रखते हैं। ठीक, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। ठीक, और ये विथ प्रीपोजिशन के साथ में होते हैं, विथ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के साथ में होते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें पहली चीज, फर्स्ट ऑफ थिंग आपको ये ध्यान में रखना है, फ्रेज कोई सेंस नहीं रखता। दूसरी चीज, ये जिस सेंटेंस में इन्वॉल्व होता है तब जाकर एक अर्थ अच्छा सा सेंस उसका निकलता है, जो सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में जाता है। जितने भी आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, जितने भी आपके टाइटल्स होते हैं, या जितने भी आपके ऑर्डर ऑफ एक्यूज निकलते हैं पेपर्स में, वो सभी जितने भी होते हैं सब कुछ फ्रेज होते हैं। आप कभी भी देखेंगे जल्दी किसी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, फ्रेज के माध्यम से पूरा सेंटेंस कर दिया जाता है। देखिए हिंदी आ गई, बेयर वर्ड, क्लैड वर्ड दोनों। ठीक है, आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं कुछ। जैसे फ्रेज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला। जैसे गांव में दुकान, दूसरा एक एक देश, तीसरा लेकिन जब एक जादूगर गांव में आया, सॉरी इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें अभी सेंटेंस नहीं पढ़ना है, तो इस वजह से हमको हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ ऐसे फ्रेज दिए गए हैं जिसमें आपको क्या है, जिसमें आपको बेयर वर्ड, क्लैड वर्ड भी है, जिसमें आपको विद प्रीपोजिशन के साथ है, विदाउट प्रीपोजिशन वाले हैं। जो विदाउट प्रीपोजिशन वाले होंगे उसमें उसको हम पहले लिखेंगे, जो विद प्रीपोजिशन वाले होंगे उसको हम बाद में लिखेंगे। तो कैसे? इसमें देखिए गांव, ये गांव, और गांव में क्या लिखा है? में। गांव में नाम का प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब में नाम का प्रीपोजिशन लगा यानी गांव में, ये क्या है? विद प्रीपोजिशन वाले फ्रेज है। और ये क्या है? विदाउट प्रीपोजिशन। तो इनको लिखोगे कैसे? पहले विदाउट वाला आएंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। विदाउट वाला कैसे लिखेंगे? दुकान यानी शॉप, ठीक, शॉप। अब गांव में इन विलेज या इन द विलेज, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक, जो भी इच्छा करें। ठीक, शॉप इन द विलेज यानी गांव में एक दुकान कह दो, या गांव में दुकान कह लो। एक यहाँ पे लिखते तो मैं एक शॉप लिख देता, ठीक, इसलिए नहीं लिखा। जैसे एक देश, अब इसमें एक देश में पर के पीछे, के किनारे, के आगे, के पीछे, ये सारी कोई चीज इसमें नहीं है। तो क्या होगा? ये सीधा सीधा विदाउट प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन वाला फ्रेज है यानी बियर वर्ड है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अ कंट्री, एक देश। ठीक, इसमें आ जाते हैं अभी पहली थी, सबसे पहली चीजें, ट्रांसलेशन जब आप लोग करते हो तो सबसे बड़ी गलती यही करते हो। ट्रांसलेशन तो पहली बात आप अपने मन से निकाल ही दो, क्योंकि इन सभी लेक्चर से जो आगे हमारे क्लासेस आएंगे उन सभी से आपको ये मालूम हो जाएगा कि ट्रांसलेशन नाम का कोई कीड़ा होता है जो आप माइंड में रख कर चलते हो। ठीक है, पहली चीज, जो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप जो चीजें जहां देखो, वेन एवर यू सी फर्स्ट, जैसे ही आप कोई भी चीजें पहले देखो उसे तुरंत वहीं पर लिख दो।
ठीक है, सबसे पहला काम। ठीक, और कहां पे आपको चेंज करना ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बताऊंगा। जैसे मैंने देखा लेकिन लिखा तो वहां पे लिखूंगा बट। जब, व्हेन, एक जादूगर, अ मैजिशियन, अ मैजिशियन, गांव में। ठीक, गांव में, तो गांव में इन द विलेज। बट व्हेन अ मैजिशियन इन द विलेज, जब, लेकिन जब एक जादूगर गांव में। अभी यहाँ पे लिख देता मैं आया, तो यहाँ पे लिख देता मैंने कैन। ठीक, आया। ठीक है, जो जहां देखो उसे वहीं लिख दो, ये मत सोचो क्या कैसा लिखा है। बस ध्यान इतना रखो, छोटी सी बात ध्यान रखो कि बियर वर्ड को पहले, क्लैड वर्ड को बाद में। अथा मीन्स, मतलब इसका सेंस क्या देगा, सेंस निकलेगा। जो विद प्रीपोजिशन वाले होंगे उनको बाद में, और विदाउट प्रीपोजिशन वाले फ्रेज को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ ये हो गया आपका, ये आपका तीसरा स्टेप, जो बेसिक यूनिट होती है आपकी इन इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड स्टेप इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप, यू नो दैट सेंटेंस। फोर्थ स्टेप, यू नो सेंटेंस। सेंटेंस मींस वाक्य। अब यहां से आपका कॉन्स्ट्रक्ट चलता है। ठीक है, मेन आपको इसी पे जोर देना है, लेकिन आप ये तब जान पाओगे जब आप वो 7 बातें जो मैं नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा वो आप पढ़े रहोगे। क्योंकि सेंटेंस में बेटा जो ब्रिटिश हमारे थे वो 7, वही 7 बातें दे गए हैं। 7वीं के बाद 8वीं अगर कोई बात कहीं मिल जाती है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, एक सेंटेंस में जो 7 बातें मैं नेक्स्ट क्लासेस में लाऊंगा, और जो एक 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 क्लास को मैं हर एक एक वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा, एक एक टॉपिक की उसकी। ठीक है, अब वो 7 बातें कौन कौन सी होती हैं, इन सभी की बातचीत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेंटेंस आपका क्या होता है, एक सेंटेंस, एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। जैसे मैं कहता हूं, लेकिन गांव में एक आदमी, एक आदमी आया, ये लिखा है। ठीक है, अब मुझे लिखना है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन को जहां देख रहे हैं वहीं पे लिख रहे हैं। ठीक, बट गांव में, अब ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, विथ प्रीपोजिशन वाला है, एक आदमी आया। तो हम क्या लिखेंगे पहले, जो विदाउट प्रीपोजिशन वाला होगा, एक आदमी, तो अ मैन। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा, आया, तो केम। ठीक, गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज। अब ये सेंटेंस इसलिए हुआ क्योंकि इसमें केम वर्ब है। क्या है ये क्रिया है। हिंदी में इसको आप क्रिया कहोगे। ठीक, और इंग्लिश में इसको आप वर्ब कहोगे। ठीक बच्चों, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अंग्रेजों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया है। ठीक, यानी बोलने का हिस्सा। ठीक है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। अगर वो आपके माइंड से क्लेरिफाई हो गया तो ये फिर जान लीजिए इंग्लिश फिर आपके हाथ हाथ से इंग्लिश ही निकलेगी हिंदी के अलावा। हिंदी, सॉरी, आपके हाथ से इंग्लिश ही निकलेगी, हिंदी निकलेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे लेकिन गांव में एक आदमी आया, बट अ मैन केम इन द विलेज। ठीक, लेकिन गांव में एक आदमी आया। ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कहीं पे कोई इशू आया हो, जो चीजें मैं शायद ना समझा पाया हूँ या आपको थोड़ा दिक्कत दी हो, तो आप लोग बेधड़क बेझिझक आप लोग कमेंट करिए। हम उसका तुरंत, क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए इसी थ्रो अब यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा लेंथी ना हो, आपके लिए बोरिंग ना हो। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से फिर ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।